हेलो दोस्तों, आईक्यू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा सेल पर। फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया था, कोशिका के बारे में जो कॉमन जानकारी थी अपन वो ले ली थी, प्राप्त कर ली थी। और जो अब सेकंड पार्ट है, अपन आज पढ़ने वाले कोशिका सेल ऑर्गन्स के बारे में। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है अपन आता सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि सेल वॉल क्या होती है। तो फर्स्ट मानते हैं अपन सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में बात करते हैं तो पहली बात ये पता होनी चाहिए आपको कि ये सेल वॉल जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है, जबकि यह जंतुओं में मतलब एनिमल्स में ये क्या होती है दोस्तों, एब्सेंट होती है। अच्छा, ये सेल वॉल की खोज किसने की? यह सेल वॉल की खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। 1665 में इसकी खोज की। अच्छा, यह एक डेड होती है, मृत अवस्था में होती है। यह खोज कैसे होती है दोस्तों? मृत होती है। अच्छा, यह अपने जो पादप होते हैं उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, संरक्षण प्रदान करती है पादप को। तो यह कैसी होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यह एक कैसी होती है? परमेबल मेम्ब्रेन होती है। और परमेबल मेम्ब्रेन या परमेबल झिल्ली किसे कहते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। प्रैक्टिकली देखो, परमेबल मेम्ब्रेन या परमेबल झिल्ली जिसे बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई, ये तो आपको समझने लायक थी। लेकिन ये परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है मैं समझाता हूँ। परमेबल मीन्स परमिट मीन्स कहीं भी जाओ और कहीं भी आओ। समझ में आया? यह जो प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, एक परमेबल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल, और ये किसी को भी आने देती है और किसी को भी जाने देती है। जैसे आप ले लीजिए जनरल में कि जैसे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड्स होते हैं और जनरल वार्ड्स में आप भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकता हूँ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मतलब ये क्या है? परमेबल है। ऑल इंडिया परमिट नहीं लिखा होगा गाड़ियों पे, वैसे ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं और कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद है, आप नोट कीजिए और आगे चलते हैं फिर। अच्छा, यहीं पे लिख लीजिएगा साइड में कि जो सेल वॉल है, पादप में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है दोस्तों? यह सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज कैसा होता है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड होता है। कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि पॉलीसैकेराइड मींस एक तो होता है मोनो, एक होता है बायो और एक होता है पॉली। मोनो मीन्स सिंगल, बायो मीन्स डबल और पॉली मीन्स दो से अधिक। मतलब पॉली मीन्स एक दो से अधिक यूनिट को जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो आपको यदि क्वेश्चन आएगी आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है कि जो पादप में जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपको बताना है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मिटा रहा हूं। अच्छा, ये मैंने बात की थी पादप के बारे में। पादप में सेल जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ऐसे ही तीन चार के बारे में और जानना है दोस्तों आपको। जैसे आपको जानना है एल्गी के बारे में। एल्गी माने तो शैवाल। तो शैवाल की जो भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, वो सेल्यूलोज से तो बनी ही होती है, प्लस में वो हेमीसेल्यूलोज से भी बनी होती है। तो सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज। दोस्तों हिंदी में भी इसको ऐसे बोलते हैं, यही बोलते हैं, तो मुझे आवश्यकता नहीं है हिंदी लिखने की, आप समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी अपन बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया माने तो क्या? जीवाणु।
अब जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी हुई होती है। अच्छा, एक ग्लाइकेन से बनी होती है। अच्छा, ये दोनों बात आपकी समझ में आई दोस्तों। एक पादप की बात की, एल्गी की बात की, बैक्टीरिया की बात की। ठीक है दोस्तों, और हाँ यही है सेल वॉल। परमेबल हो गया। अब बात करो, हाँ मैं बात करता हूँ कि जो सेल वॉल होती है, अब उस सेल वॉल पर एक परत पाई जाती है, और वो परत किसकी पाई जाती है दोस्तों? समझना है दोस्तों, मध्य पटलिका की परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मिडल लैमेला। ठीक है दोस्तों, मिडल लैमेला। और जैसे माना तो आप, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये वाली परत है, ये कौन सी परत है दोस्तों? ये सेल वॉल है, माना तो सेल वॉल है, और सेल वॉल के ऊपर ये हल्के में कौन सी परत है दोस्तों? ये हल्की वाली परत है, वो कौन सी है? ये मिडल लैमेला है इसके ऊपर। और मिडल लैमेला के ऊपर, मध्य पटलिका के ऊपर एक कंपाउंड पाया जाता है, जिस कंपाउंड को कहते हैं कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट यह कंपाउंड होता है जो किसके ऊपर पाया जाता है दोस्तों? यह मध्य पटलिका के ऊपर पाया जाता है, इस तरह से। अच्छा, आप कहोगे कि चलो समझ में आया, हमें समझ में आया कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट हुए, हमें ऐसे बताओ कि ये काम क्या कर। अच्छा, इसको भूल जाओ आप। आपको याद होगा कि आपको पता होगा कि आप जब मकान बनाते हैं तो ईंटों के बीच में आप सीमेंट लगवाते हैं। तो सीमेंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ईंटों को जोड़ने के लिए। इसी तरह से कोशिका को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मिडल लैमेला की आवश्यकता होती है, और मिडल लैमेला किसकी? कैल्शियम पेक्टेट की। ऐसे कोशिका होती है और ये कोशिका। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा पर निर्भर, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? कैल्शियम पेक्टेट पर निर्भर करता है। अच्छा, ऐसे अब सुनो, एग्जांपल ले लीजिए प्रैक्टिकली। जैसे अपने कच्चे फ्रूट होते हैं, जितने भी कच्चे फ्रूट होते हैं वो टाइट होते हैं, पता है ना? टाइट होते हैं। वो टाइट क्यों होता है? उसमें कैल्शियम पेक्टेट की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसी तरह से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एकदम टफ होते हैं। जैसे सॉफ्ट है, अब सॉफ्ट में जो आपकी जो कैल्शियम पेक्टेट की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो क्या होती है? कम होती है। यही कारण है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। फिर अपन आगे चलते हैं। सेल वॉल हो गया। अब अपन चलते हैं दूसरी पे, सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं वो सुन लीजिएगा कि यह जो होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली होती है, यह पादप में जो होता है वह सेकंड आवरण होती है। कैसी आवरण? सेकंड आवरण होती है। कैसी आवरण होती है? सेकंड आवरण होती है। मैंने मेरी फर्स्ट पार्ट में जो बनाया था सेल पे, कोशिका पे जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अच्छे से ड्रामेटिक समझाया था, देख लेना आप। और जंतुओं में यह फर्स्ट आवरण होती है। मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो मृत अवस्था में होती है, और जबकि यह कौन सी अवस्था में होती है दोस्तों? लिविंग अवस्था, जीवित अवस्था में होती है। जीवित अवस्था में होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की जो खोज, डिस्कवरी के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। इसके जो स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में एक मान्य मॉडल सिद्धांत है, वो क्या है दोस्तों? वो है मोज़ेक मॉडल। वो क्या है? मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मॉडल की खोज किसने बताई? मतलब ये 1972 में बताई। किसने?
सिंगर और निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन 1800, सिंगल नहीं है दोस्तों, सिंगर, ये बताइए। और इसी को एक और बोलते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल बता लीजिए दोस्तों। सेल मेम्ब्रेन इतनी है अपने जानकारी में, आपके सिलेबस में जो है, मिटा रहा हूँ इसको। जो तीसरा पॉइंट है अपना, वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मान लो केंद्र। जो केंद्र क्या क्या होता है, इसके फंक्शन देख लीजिएगा। अच्छा, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इसको सीपीयू ऑफ सेल कहते हैं। सीपीयू ऑफ सेल मान लो कोशिका के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसको कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं, नियंत्रक भी कहते हैं। अब चलो आगे, इसको न्यूक्लियस। अब देखो, जो मैंने बताया कि पादप की जो कोशिका होती है, पादप की जो कोशिका होती है, माने तो यह पादप की कोशिका, जैसे मैं आपके पास डायग्राम बनाऊं तो जैसे मान लीजिए पादप की कोशिका में जो बीच में जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, रिक्तिका। और रिक्तिका के बीच में होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, किसके साइड में होता है दोस्तों, परिधि के समीप में चला जाता है। परिधि के समीप, तो माने तो मैं लिख दूं यहाँ पे, यह है पादप में, पादप में परिधि के समीप होता है, परिधि के समीप। जबकि जंतु कोशिका में, कोशिका लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझते हैं इतने तो। जंतु में यह केंद्र में होती है। किसमें होती है दोस्तों, केंद्र में होती है, केंद्र में होती है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर छुपाए जाने वाले जो पदार्थ होता है, जिसे अपन पदार्थ तो नहीं मानते, बैठे जो होते हैं, वो डीएनए भी प्रेजेंट होता है। और डीएनए से जो छोटी यूनिट होती है वो क्रोमोसोम होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। इसे आप क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। और इससे छोटी यूनिट क्या प्रेजेंट होती है, जीन, वो भी कहां पे प्रेजेंट होती है, ये होता है। अच्छा, वो न्यूक्लियस के जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में के अंदर एक और मटेरियल पाया जाता है लिक्विड टाइप का, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्रिका, केंद्रिका। और केंद्रिका को ही क्या कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, केंद्रिका, जो कहां प्रेजेंट होती है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसको बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री। नोट कर लीजिएगा तो दोस्तों इसको अच्छे से, राइबोसोम की फैक्ट्री। इसके बारे में इतनी जानकारी है न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, खोज किसने की न्यूक्लियस की, इसने खोज की न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, ब्राउन ने। हिंदी में भी दोस्तों ये है, कब की, 1831 में। ठीक है, 1831 में, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। बता रहा हूँ इसको। अब जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है अपना फोर्थ वाला,
कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे आप समझना है इसके बाद बहुत ही शानदार वाला टॉपिक है और इसको प्रैक्टिकली समझना है, रखना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब देखो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माने तो कोशिका का शक्ति घर, क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा दूसरी बात इसकी, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर क्यों कहा जाता है। अब सुनो, इसमें प्रैक्टिकल समझना है। अब पता है अपनी बॉडी के अंदर सेल्स है, कोशिका पाई जाती है और कोशिका में ग्लूकोज पाया जाता है। अब सुनो, जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो जब ऑक्सीजन इनके साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। अच्छा आपसे यदि कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो आपको बताना है कि अपनी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती हैं और सेल्स में ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद में ही वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी बनाता है। अब सुनो कि अपन ने, अब मैं इसको लिख देता हूं, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये अपनी सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है और ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है कौन, ऑक्सीजन क्रिया करता है, और फिर क्या बनती है दोस्तों, फिर बनता है आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आपकी जो एनर्जी बनती है दोस्तों, ये एनर्जी किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी। यदि एटीपी की आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या लिखना है दोस्तों, एडिनोसाइड फोस्फेट, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्या लिखना है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्म में एनर्जी बनती है। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। और अब जो ये साइकिल कहलाती है, जैसे बनने की जो प्रक्रिया है, जो साइकिल पूरी साइकिल कहलाई, इस साइकिल को क्या बोलते हैं, इस साइकिल को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रेब्स साइकिल। आज का वीडियो पर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करो और लाइक करें। थैंक यू।